राम राम जी दोस्तों, क्या हालात इंसान की किस्मत लिखते हैं, या इंसान अपने हौसले से हालात बदल देता है। जहां जमीन फटी हुई हो, जहां कुएं सूखे हो, जहां आसमान से सिर्फ धूप बरसती हो, वहीं अगर कोई बच्चा ये ठान ले कि मैं पानी लाऊंगा, तो क्या वह चमत्कार नहीं कहलाएगा। ये कहानी है कबाड़ से उम्मीद गढ़ने वाले एक लड़के की, हवा को ताकत बनाने वाले एक देसी वैज्ञानिक की, और बंजर धरती को हरियाली में बदल देने वाले राजू की। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह उस भारत की तस्वीर है जो जुगाड़, जज्बे और जनसेवा से खड़ा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। भारत के हृदय स्थल मध्य प्रदेश के एक सुदूर कोने में बसा था पीपलखेड़ा गांव। नाम में भले ही खेड़ा हरा भरा था, लेकिन हकीकत इसके ठीक विपरीत थी। पीपलखेड़ा की पहचान थी उसकी चटकती हुई धरती, सूखे हुए कुएं और आसमान की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते किसान। यहाँ साल के 8 महीने सूरज आग उगलता था। इसी गांव में एक कच्ची मिट्टी की झोपड़ी में रहता था राजू। 14 साल का राजू, जिसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जो उसकी फटी हुई शर्ट और धूल से सने चेहरे से मेल नहीं खाती थी। उसके पिता रामदीन एक सीमांत किसान थे, जिनके पास 2 बीघा जमीन थी जो अक्सर सूखे की भेंट चढ़ जाती थी। माँ सुमित्रा दिन भर दूसरों के खेतों में मजदूरी करती और घर का चूल्हा चौका संभालती। राजू के बचपन के खिलौने कोई रिमोट कंट्रोल कार या वीडियो गेम नहीं थे। उसके खिलौने थे खराब पड़े ट्रांजिस्टर के तार, साइकिल की टूटी हुई चेन, प्लास्टिक की खाली बोतलें और बेकार फेंकी गई सिरिंजें। उसे चीजों को खोलना और फिर से जोड़ना पसंद था। गांव वाले उसे अक्सर पगला मिस्त्री कहकर चिढ़ाते थे जब वह कूड़े के ढेर में कुछ कीमती सामान तलाश रहा होता था। पीपलखेड़ा की सबसे बड़ी समस्या पानी थी। महिलाओं को पीने का पानी लाने के लिए रोजाना 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। खेती तो मानसून के जुए पर निर्भर थी। जब बारिश नहीं होती तो रामदीन जैसे किसान कर्ज के बोझ तले दब जाते और उनकी आंखों का पानी सूख जाता। राजू अक्सर अपने पिता को रात के अंधेरे में घर के बाहर खटिया पर बैठकर आसमान ताकते देखता था। वह जानता था कि पिता तारों को नहीं, बल्कि बादलों को खोज रहे हैं। एक रात भीषण गर्मी थी। रामदीन खेत से लौटे तो उनके चेहरे पर गहरी निराशा थी। इस बार भी फसल जल गई, सुमित्रा, उन्होंने भारी आवाज में कहा। साहूकार का ब्याज बढ़ता जा रहा है। लगता है इस बार जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। माँ की सिसकियों की आवाज राजू के कानों तक पहुंची। उस रात राजू सो नहीं पाया। वह बाहर निकला और सूखी पड़ी नदी के किनारे जा बैठा। चांदनी रात में नदी की रेत चांदी जैसी चमक रही थी, लेकिन ये चमक मौत की थी, जीवन की नहीं। राजू ने मुट्ठी भर रेत उठाए और उसे अपनी उंगलियों से फिसलने दिया। क्या हमारी किस्मत भी इस रेत की तरह है, जो कभी हाथ में नहीं टिकती? उसने खुद से सवाल किया। उसी पल उसके अंदर कुछ टूटा और कुछ नया जुड़ा। उसने तय किया कि वह अपने पिता की आंखों में ये बेबसी और नहीं देखेगा। वह इस गांव की तकदीर बदल देगा। वह पानी लाएगा। कैसे? उसे नहीं पता था, लेकिन क्यों का जवाब उसके पास बहुत मजबूत था। राजू ने स्कूल जाना नहीं छोड़ा था, हालांकि गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई नामात्र की होती थी। विज्ञान के शिक्षक शर्मा जी कभी कभार ही आते थे, लेकिन स्कूल की पुरानी अलमारी में कुछ किताबें थी जो राजू के लिए खजाना थी। एक दिन उसे एक पुरानी दीमकों द्वारा आधी खाई हुई विज्ञान की किताब मिली। उसमें एक धुंधला सा चित्र था, एक विंडमिल जो जमीन से पानी खींच रही थी। चित्र के नीचे लिखा था, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। राजू की आंखों में वही चमक लौट आए। पीपलखेड़ा में पानी भले ही ना हो, लेकिन एक चीज थी जो बहुतायत में थी, हवा। गर्म, तेज और धूल भरी आंधियां यहाँ खूब चलती थी। अगर मैं इस हवा को पकड़ लूं तो, राजू ने सोचा। उसने वह किताब शर्मा जी को दिखाई।
शर्मा जी, जो अपनी तनख्वाह और गांव के माहौल से निराश रहते थे, उन्होंने राजू की उत्सुकता देखी। ये पवन चक्की है राजू। ये हवा की ताकत से घूमती है और नीचे लगा पंप पानी खींचता है, शर्मा जी ने समझाया, लेकिन इसे बनाने के लिए बहुत पैसा, सामान और इंजीनियरिंग की जरूरत होती है। ये तुम्हारे बस की बात नहीं है बेटा। तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और कोई छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो। शिक्षक की बातों ने उसे निराश नहीं किया, बल्कि उसकी जिद को और हवा दे दी। इंजीनियरिंग शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगा। उसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन उसके पास जुगाड़ का भारतीय डीएनए था। राजू का मिशन पानी शुरू हुआ। उसका पहला कदम था सामग्री इकट्ठा करना। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसका स्रोत बना गांव का कबाड़ खाना। वह रोज स्कूल के बाद कबाड़ के ढेर में घंटों बिताता। लोग उस पर हंसते, अरे रामदीन, तेरा लड़का तो पूरा पागल हो गया है, अब तो कबाड़ी का काम शुरू कर दिया है, गांव के सरपंच ने एक दिन रामदीन से कहा। रामदीन को शर्मिंदगी महसूस हुई। उन्होंने राजू को डांटा, ये सब क्या कर रहा है? पढ़ाई लिखाई में मन लगा। इन टूटे फूटे सामानों से घर नहीं चलता। बापू, मैं खेल नहीं रहा हूँ। मैं कुछ ऐसा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे हमारे खेत को पानी मिल सके, राजू ने समझाने की कोशिश की। पिता ने उसकी बातों को बचपना समझकर खारिज कर दिया। लेकिन राजू रुका नहीं। उसने अपना वर्कशॉप गांव के बाहर एक पुराने वीरान पड़े बरगद के पेड़ के नीचे बनाया। उसने एक पुरानी साइकिल का पहिया ढूंढा, जो उसकी पवन चक्की का मुख्य रोटर बनने वाला था। पंखुड़ियों के लिए उसने प्लास्टिक के बड़े ड्रमों को काटकर सीधा किया। एक पुराने खराब पानी के पंप का पिस्टन उसे एक कबाड़ी वाले ने तरस खाकर मुफ्त में दे दिया। उसका पहला मॉडल छोटा था। उसने बांस की लकड़ियों से ढांचा खड़ा किया और उस पर साइकिल का पहिया लगाया। जब हवा चली तो पहिया घूमा। राजू खुशी से उछल पड़ा। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। असली चुनौती थी उस घूमने वाली गति को पानी खींचने वाली ताकत में बदलना। महीने बीतते गए। पीपलखेड़ा में सूखा और गहराता गया। रामदीन को अपनी जमीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा ताकि परिवार का पेट भर सके। घर में तनाव बढ़ गया था। राजू पर दबाव था कि वह ये पागलपन छोड़े और शहर जाकर किसी ढाबे या गराज में काम करे ताकि घर में 4 पैसे आ सके। राजू दिन में खेतों में मजदूरी करता और रात को अपनी पवन चक्की पर काम करता। उसके हाथों में छाले पड़ गए थे, आंखों के नीचे काले घेरे आ गए थे, लेकिन उसका जुनून कम नहीं हुआ। उसने अपना पहला बड़ा प्रोटोटाइप नमूना तैयार किया। ये लगभग 10 फीट ऊंचा था। उसने उसे अपने खेत के किनारे खड़ा किया। गांव वाले तमाशबीन बनकर जमा हो गए। देखो, पागल वैज्ञानिक ने क्या बनाया है, किसी ने भीड़ से चिल्लाकर कहा। हवा चली, पंखे घूमे। राजू का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसने पहिए के धुर से एक लंबी छड़ को जमीन के नीचे पुराने सूखे कुएं में डाले गए पाइप से जोड़ा था। पहिया तेजी से घूमा। खड़ 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 की आवाज हुई और फिर अचानक एक जोरदार क्रैक की आवाज आई। बांस का ढांचा हवा का दबाव नहीं झेल पाया और बीच से टूट गया। पूरी संरचना ताश के पत्तों की तरह ढह गई। साइकिल का पहिया मुड़ गया, प्लास्टिक की पंखुड़ियां टूटकर बिखर गईं। भीड़ ठहाके लगाकर हंस पड़ी। कहा था ना, ये सब अमीरों के चोंचले हैं, हम गरीबों के नसीब में बस पसीना बहाना लिखा है, एक बुजुर्ग ने ताना मारा। राजू टूटा हुआ सामान देखता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने उन्हें गिरने नहीं दिया। रामदीन वहां आए, उन्होंने बेटे के कंधे पर हाथ रखा। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, बल्कि गहरा दुख था। चल घर, राजू, बहुत हो गया, उन्होंने धीरे से कहा। उस रात राजू ने अपने सारे औजार एक बोरी में भर दिए। उसे लगा कि वह हार गया है। उसने अपने पिता का सपना तोड़ा था, अपना समय बर्बाद किया था और गांव भर में अपनी हंसी उड़वाई थी।
वह सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे शर्मा जी की एक बात याद आई, जो उन्होंने क्लास में कभी कही थी। विज्ञान में असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती, सिर्फ प्रयोग होते हैं जिनके परिणाम हमारी उम्मीद के मुताबिक नहीं आते। हर असफल प्रयोग हमें ये सिखाता है कि क्या नहीं करना है। राजू बिस्तर से उठ बैठा। नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। अगर मैं अब रुका तो पीपल खिड़ा हमेशा प्यासा ही रहेगा। मेरी असफलता ये थी कि मैंने ढांचा कमजोर बनाया था। मुझे और मजबूत चीजें चाहिए। राजू समझ गया कि सिर्फ कबाड़ से काम नहीं चलेगा। उसे ज्ञान चाहिए था। उसे समझना था कि गियर कैसे काम करते हैं, हवा का दबाव कैसे नियंत्रित किया जाता है। गांव में इंटरनेट नहीं था, किताबें नहीं थीं। उसने फैसला किया कि वह शहर जाएगा। वह पास के कस्बे देवास गया। वहां एक पुरानी लाइब्रेरी थी। लाइब्रेरियन एक सख्त मिजाज का बूढ़ा आदमी था जिसे बच्चों का लाइब्रेरी में आना पसंद नहीं था। तुम्हें क्या चाहिए लड़के? यहाँ कॉमिक्स नहीं मिलती, उसने रूखेपन से कहा। मुझे इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स की किताबें चाहिए सर, राजू ने दृढ़ता से कहा। लाइब्रेरियन ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा, फटे कपड़े, धूल से सने पैर। लेकिन लड़के की आंखों में एक ऐसी आग थी जिसे वह अनदेखा नहीं कर सका। उसने राजू को एक कोने में बैठने की इजाजत दे दी। राजू ने वहां रखी फिजिक्स और मैकेनिक्स की मोटी मोटी किताबें पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में उसे कुछ समझ नहीं आया। तकनीकी शब्द उसके सिर के ऊपर से निकल जाते थे। लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह शब्दों के अर्थ ढूंढता, चित्र बनाता और समझने की कोशिश करता कि फोर्स और मोशन कैसे काम करते हैं। उसने सीखा कि उसे गियर बॉक्स की जरूरत है ताकि पंखों की तेज गति को पंप चलाने के लिए धीमी लेकिन शक्तिशाली गति में बदला जा सके। शहर आने जाने में पैसे लगते थे। राजू ने शहर में ही एक गराज में शाम को हेल्प का काम पकड़ लिया। वहां वह गाड़ियों के इंजन खुलते देखता, गियर सिस्टम को समझता। गराज का मालिक उस्ताद करीम राजू की लगन से प्रभावित हुआ। तू यहाँ सिर्फ हाथ काले करने नहीं आता है ना छोटू? तेरी नजरें कुछ और ही ढूंढती हैं, करीम भाई ने एक दिन पूछा। राजू ने उन्हें अपने सपने के बारे में बताया। करीम भाई ने उसका मजाक नहीं उड़ाया। देख, तेरा इरादा नेक है। अगर तुझे पुराने गियर या लोहे के एंगल चाहिए तो मेरे कबाड़ से ले जा। पैसे जब हो तब दे देना, करीम भाई ने कहा। यह राजू के लिए बहुत बड़ी मदद थी। अब उसके पास लोहे के एंगल थे जिनसे वह मजबूत ढांचा बना सकता था। उसे एक पुरानी जीप का टूटा हुआ गियर बॉक्स भी मिल गया। वापस गांव में उसने फिर से निर्माण शुरू किया। इस बार वह अकेला नहीं था। गांव के दो और लड़के जो पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत देखकर उसके साथ आ गए थे। वे लोहे के भारी सामान ढोने और गड्ढे खोदने में उसकी मदद करते। राजू ने लोहे के एंगलों को जोड़कर एक 20 फीट ऊंचा टावर खड़ा किया। उसने गराज में सीखे हुनर का इस्तेमाल करके गियरबॉक्स को ठीक किया और उसे रोटर के साथ सेट किया। उसने साइकिल की चेन का इस्तेमाल करके ऊपर घूमते पहिए की ताकत को नीचे पंप तक पहुंचाने का मैकेनिज्म बनाया। ये काम आसान नहीं था। कई बार हिसाब गलत हो जाता, कई बार पुर्जे फिट नहीं बैठते। राजू हताश होता, चिल्लाता, लेकिन फिर शांत होकर गलती सुधारता। वह अब सिर्फ एक जिज्ञासु लड़का नहीं था, वह एक स्वशिक्षित इंजीनियर बन चुका था। 3 महीने की कड़ी मेहनत के बाद पीपल खेड़ा की सूखी जमीन पर राजू का दूसरा मॉडल बनकर तैयार था। यह पहले वाले से कहीं ज्यादा विशाल और जटिल था। लोहे का ढांचा सूरज की रोशनी में चमक रहा था। नीले रंग की प्लास्टिक की बड़ी बड़ी पंखुड़ियां हवा का इंतजार कर रही थीं। राजू ने इसे कुएं के पंप से जोड़ दिया था। कुआं लगभग सूखा था, लेकिन बहुत गहराई में थोड़ा पानी बचा था। अगर यह मशीन काम करती तो वह उस गहराई से पानी खींच सकती थी। परीक्षण का दिन आया।
संयोग से मौसम विभाग ने उसी दिन क्षेत्र में तेज आंधी तूफान की चेतावनी दी थी। दोपहर होते होते आसमान पीला पड़ गया। धूल भरी आंधी चलने लगी। गांव वाले अपने घरों में दुबक गए। रामदीन ने राजू को घर के अंदर आने को कहा। पागल मत बन राजू, ये तूफान तेरी मशीन को उखाड़ फेंकेगा। अंदर आ जा। नहीं बापू, आज ही तो इसकी असली परीक्षा है। अगर यह इस तूफान में टिक गया तो ये हमेशा टिकेगा, राजू ने अपनी मशीन के खंभे को पकड़ते हुए कहा। हवा की गति बढ़ती गई। पवन चक्की की पंखुड़ियां तेजी से घूमने लगी, शायद जरूरत से ज्यादा तेजी से। घूं घूं की डरावनी आवाज आने लगी। पूरा लोहे का ढांचा कांपने लगा। राजू को डर लगा। क्या उसका गियरबॉक्स इतनी तेज गति झेल पाएगा? क्या चेन टूट जाएगी? तभी एक जोरदार झटका लगा। हवा के एक बवंडर ने मशीन को सीधा निशाना बनाया। ढांचा एक तरफ झुका। राजू ने अपनी पूरी ताकत से रस्से को खींचा जो उसने ढांचे को सहारा देने के लिए बांधा था। उसके हाथ छिल गए, खून निकलने लगा, लेकिन उसने रस्सा नहीं छोड़ा। हे भगवान, मेरी मेहनत बेकार मत जाने देना, वह चिल्लाया। उसकी आवाज तूफान के शोर में दब गई। प्रकृति और इंसान के हौसले के बीच यह एक सीधा युद्ध था। धूल इतनी थी कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। राजू की आंखें, नाक, मुंह सब धूल से भर गए थे। करीब 1 घंटे तक तूफान ने तांडव मचाया। फिर धीरे धीरे हवा की गति कम हुई। धूल छंटने लगी। राजू ने अपनी आंखें खोली। उसकी पवन चक्की अभी भी खड़ी थी। थोड़ी झुक गई थी, लेकिन टूटी नहीं थी। पंखुड़ियां अब धीमी गति से, लयबद्ध तरीके से घूम रही थी। वह लड़खड़ाते कदमों से कुएं के पास बने उस छोटे से हौद टैंक की तरफ बढ़ा, जहां पंप का आउटलेट पाइप था। उसका दिल गले में आ गया था। उसने पाइप के मुंह पर हाथ रखा। पहले सिर्फ हवा निकली, फिर थोड़ी गड़गड़ाहट की आवाज हुई, और फिर एक झटका लगा और मटमैले पानी की एक मोटी धार पाइप से बाहर निकली और राजू के हाथ से टकराए। वह पानी ठंडा था, गंदा था, लेकिन राजू के लिए वह अमृत से कम नहीं था। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने दोनों हाथों में पानी भरा और अपने चेहरे पर मारा। आंसू और पानी मिलकर एक हो गए। वह हंस रहा था या रो रहा था, उसे खुद नहीं पता था। उसने अपनी महीनों की थकान, लोगों के ताने, पिता की निराशा, अपनी गरीबी, सब कुछ उस पानी में धो डाला। तूफान थमने के बाद गांव वाले धीरे धीरे बाहर निकले। वे सब राजू के खेत की तरफ दौड़े, ये देखने के लिए कि क्या पगले मिस्त्री का खिलौना तूफान में उड़ गया। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उस पर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। राजू हौद के पास बैठा था, जो अब मटमैले पानी से आधा भर चुका था। पवन चक्की की खटखट की आवाज उस शांत शाम में संगीत की तरह लग रही थी। रामदीन भीड़ को चीरते हुए आगे आए। उन्होंने पानी देखा। उन्होंने अपने बेटे को देखा। वह दौड़कर गए और राजू को गले लगा लिया। उस दिन एक पिता ने अपने बेटे के सामने सिर झुकाया। तूने कर दिखाया मेरे शेर, तूने कर दिखाया। रामदीन की आवाज रुंध गई थी। सुमित्रा देवी आए और उन्होंने उस पानी को माथे से लगाया जैसे वह गंगाजल हो। खबर जंगल की आग की तरह फैली। आसपास के गांवों से लोग उस चमत्कारी मशीन को देखने आने लगे, जो हवा से पानी बनाती थी। राजू की पवन चक्की सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वह पीपलखेड़ा के लिए जीवन रेखा थी। अब रामदीन के खेत को पानी मिलने लगा। जहां पहले साल में एक फसल मुश्किल से होती थी, अब वे सब्जियां उगाने लगे थे। राजू यहीं नहीं रुका। उसने गांव वालों की मदद से अपनी मशीन में सुधार किए। उसने समझा कि यह तकनीक सिर्फ उसके परिवार के लिए नहीं, बल्कि सबके लिए होनी चाहिए। उसने गांव के युवाओं को इकट्ठा किया और उन्हें सिखाना शुरू किया कि कैसे वे भी ऐसी ही पवन चक्कियां बना सकते हैं। करीम भाई शहर से आए और उन्होंने वेल्डिंग और धातु के काम में मदद की।
शर्मा जी ने सरकारी अधिकारियों को पत्र लिखकर राजू के इनोवेशन के बारे में बताया। शुरुआत में अधिकारियों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब जिला कलेक्टर ने खुद आकर उस बंजर जमीन पर लहलहाती फसल और बिना बिजली के चलते पंप को देखा, तो वे दंग रह गए। सरकार ने राजू के मॉडल को मान्यता दी और क्षेत्र में ऐसी और पवनचक्कियां लगाने के लिए अनुदान ग्रांट स्वीकृत किया। 5 साल बाद पीपलखेड़ा अब वह पुराना धूल उड़ाता गांव नहीं रहा। अब वहां हरियाली थी। खेतों में सिंचाई के लिए दर्जनों पवनचक्कियां घूमती दिखाई देती थी, जो दूर से किसी विशालकाय फूलों की तरह लगती थी। राजू अब 20 साल का युवक था। उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर ली थी, किसी कॉलेज में नहीं, बल्कि जीवन की पाठशाला में। उसे कई पुरस्कार मिले थे, कई मंचों पर उसे सम्मानित किया गया था। उसे बड़े शहरों की कंपनियों से नौकरी के प्रस्ताव मिले थे, लेकिन उसने सब ठुकरा दिए। उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था। वह अब सोलर एनर्जी पर काम कर रहा था ताकि गांव के हर घर में बिजली पहुंचा सके। एक शाम एक पत्रकार राजू का इंटरव्यू लेने आया। राजू जी, आप इतनी कम उम्र में इतने सफल हो गए। आपके पास कोई डिग्री नहीं थी, कोई पैसा नहीं था। आपने ये सब कैसे किया? आपकी प्रेरणा क्या थी? पत्रकार ने पूछा। राजू मुस्कुराया। उसने अपनी हथेली दिखाई, जिस पर अभी भी उस तूफान की रात रस्सा खींचने के निशान थे। मेरी प्रेरणा मेरी माँ के पैरों के छाले थे, जो दूर से पानी लाने में पड़ जाते थे। मेरी प्रेरणा मेरे पिता की वे सूखी आंखें थीं, जो बादलों को तलाशती थीं। मेरी प्रेरणा मेरे गांव की प्यासी धरती थी, राजू ने कहा। और सफलता का क्या मतलब है आपके लिए? राजू ने दूर घूमती पवनचक्कियों की तरफ देखा और कहा, सफलता वह नहीं है जो हम अपने लिए हासिल करते हैं। सफलता वह है जो हम दूसरों के जीवन में बदलाव लाते हैं। जब मेरी बनाई मशीन से पहली बार पानी निकला था और मैंने अपने पिता के चेहरे पर जो राहत देखी थी, मेरे लिए वही सबसे बड़ी सफलता थी। जब तक इस दुनिया में किसी की आंखों में बेबसी के आंसू है, तब तक मेरा काम जारी रहेगा। राजू की कहानी हमें सिखाती है कि संसाधन सीमित हो सकते हैं, लेकिन मानवीय इच्छा शक्ति असीमित है। जब आपके सपनों में मैं से ज्यादा हम की भावना जुड़ जाती है, तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में आपकी मदद करती है। एक बंजर धरती का लड़का, जिसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, उसने अपनी जिद से रेगिस्तान में भी फूल खिला दिए। राजू की कहानी हमें यह याद दिलाती है कि डिग्रियां नहीं, नीयत बड़ा काम करती है। अगर इरादे सच्चे हों, तो कबाड़ भी साधन बन जाता है और हवा भी जीवन देने लगती है। सफलता वही नहीं जो नाम और पैसे दे। सफलता वह है जो किसी माँ के सिर से घड़ा हल्का कर दे, किसी पिता की आंखों में उम्मीद लौटा दे और किसी गांव की धरती को फिर से सांसें दे दे। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो, तो इसे आगे पहुंचाएं, क्योंकि हो सकता है किसी और राजू को बस एक चिंगारी की जरूरत हो। मिलते हैं एक और सच्ची, एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम जी दोस्तों।